अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की रेस आखिरी पायदान तक पहुंच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर है। 5 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले ही 4.1 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी अपने मतपत्र डाल चुके हैं। तमाम चुनाव सर्वे के नतीजों से साफ लग रहा है कि बड़े बड़े चुनावी विश्लेषक भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। पिछले चुनावी इतिहास को खंगाला जाए तो उसकी तुलना में इस बार का चुनाव सबसे ज्यादा कठिन नजर आ रहा है और चुनाव से पहले शायद ही कोई चुनावी दिग्गज समझ पा रहा है कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कौन राष्ट्रपति बनने वाला है। यानी दोनों कैंडिडेट में से कौन व्हाइट हाउस तक पहुंच पाएगा, ये बड़ा मुश्किल है कह पाना। डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी बहस में बुरे प्रदर्शन के बाद पार्टी के भारी दबाव के चलते राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रेसिडेंशियल रेस से अपना नाम वापस लिया। इसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमला हैरिस को अपना उम्मीदवार बनाया था। कमला हैरिस ने पार्टी उम्मीदवार बनने के बाद से ही सभी सर्वेक्षणों में डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी टक्कर दी। हालांकि दोनों के बीच का अंतर बहुत ही मामूली रह गया। ऐसे में कौन राष्ट्रपति बनेगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन इस कड़ी टक्कर के बीच हर भारतीय के मन में यही चल रहा है कि दोनों राष्ट्रपति प्रत्याशी में से कौन भारत के हित के लिए बेहतर होगा। अमेरिका में इन दिनों चुनाव को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। भारतीय वोटर्स को लुभाने के लिए ट्रंप मुखर होकर भारतीय लोगों की बात करते रहे हैं। ट्रंप इंडियन पॉलिटिक्स को समझने में भी कामयाब होते दिख रहे हैं। तभी उन्होंने जब दिवाली की शुभकामनाएं दी तो अपने एक्स पोस्ट पर बांग्लादेश के हिंदुओं का भी जिक्र किया, ताकि भारतीय मतदाता, जिनमें ज्यादातर हिंदू वोटर्स हैं, खुद को ट्रंप के करीब पाएं। आगे बढ़ें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर क्या लिखा था, जिससे लग रहा है कि ट्रंप हिंदू पॉलिटिक्स को बखूबी समझने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर लिखा, हिंदू, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूँ, जिन पर बांग्लादेश में भीड़ द्वारा हमला किया जा रहा है और लूटपाट की जा रही है, जो पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। उन्होंने आगे ये भी जोड़ा कि उनके कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं होता। कमला और जो बाइडेन ने दुनिया भर में अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है। वे इजराइल को लेकर यूक्रेन और हमारी अपनी दक्षिणी सीमा तक तबाही मचा चुके हैं, लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और ताकत के जरिए शांति वापस पाएंगे। आगे जो शब्द हैं उस पर भी गौर कीजिए। उन्होंने पोस्ट पर आगे लिखा है, हम कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की भी रक्षा करेंगे। हम आपकी आजादी के लिए लड़ेंगे। मेरे प्रशासन के तहत हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। ये पहला मौका नहीं था जब डोनाल्ड ट्रंप भारत की बात कर रहे हों या प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते देखे गए। याद कीजिए, जब ट्रंप मोदी के साथ मिलकर स्टेडियम के चक्कर लगा रहे थे, ये वही वक्त था जब वो भारतीयों की ताकत को करीब से देख रहे थे। अमेरिका के इस बड़े वोट को पहचानने में उन्हें देर नहीं लगी। He came along. He's great. He's a friend of mine. But on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार उम्मीदवार हैं। बेबाकी के लिए मशहूर डोनाल्ड ट्रंप जीत को लेकर आश्वस्त हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि भारत के हितों के लिए व्हाइट हाउस में उनसे बेहतर कोई और अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं होगा। उनका दावा है कि भारत अमेरिका के संबंध नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हालांकि पिछला चुनाव वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन इस चुनाव में इसी भारतीय वोटर की ताकत को पहचानते हुए वो भारतीय की बात कर रहे हैं, वो हिंदू की बात कर रहे हैं, ताकि कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं, उनका मुकाबला स्विंग स्टेट में कर सकें। ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि अमेरिका की जनता जान चुकी है कि कमला हैरिस बेहद खराब राष्ट्रपति साबित होंगी। कॉमरेड कमला हैरिस अमेरिकी जनता की जेब से पैसे खींच लेंगी, जबकि उनकी जेब में हजारों डॉलर भरने वाला हूं। मैं गारंटी देता हूं कि भारतीय व्हाइट हाउस में बतौर राष्ट्रपति मुझसे बेहतर दोस्त नहीं पा सकते। मैं पीएम नरेंद्र मोदी को काफी समय से जानता हूं। उनके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है
मैं अपनी दूसरी पारी में पीएम मोदी के साथ काम करने के लिए बेहद उत्सुक हूँ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में इमिग्रेशन का मुद्दा छाया हुआ है। चुनावी सर्वेज में भी ये बात सामने आई है कि वोटरों के लिए इमिग्रेशन एक जरूरी मुद्दा है। भारत और दूसरे देशों के कई विदेशियों को डर है कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो कार्रवाई होगी। अपने भाषणों में ट्रंप वॉशिंगटन की इमिग्रेशन नीति को सख्त करने के लिए बदलाव का वादा कर चुके हैं। साथ ही बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों के सबसे बड़े निर्वासन अभियान को अंजाम देने की कसम खाई है। इसलिए अमेरिका में रह रहे भारतीयों के दिमाग में एक बात जरूर चल रही है कि राष्ट्रपति चाहे जो बने, सरकार चाहे किसी की बने, वो इमिग्रेशन पॉलिसी में थोड़ी ढील दें। Well, I think this community is looking for practical, problem-solving leaders, people who put ideology aside, at the same time are principled about making sure that everyone can enjoy the American dream, as long as they work hard, play by the rules, and try to help their community and country at the same time. In some of these swing states, whether it's Michigan, whether it's North Carolina, whether it's Pennsylvania and others, Indian Americans are now in the tens, if not hundreds of thousands of voters. And as you know, the margin in each of these states was significantly smaller than that. So arguably, the Indian American vote has a chance to tip the election in each of these states and collectively for the country, so long as Indian Americans vote. हर वर्ग, अमेरिकी और गैर अमेरिकी, सभी तरह के मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने का कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे रहा। उम्मीदवारों के समर्थन में सेलिब्रिटीज ने अपनी लामबंदी तेज कर दी है। जेनिफर लोपेज, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अपने समर्थकों से हैरिस को वोट करने की अपील की है, तो स्पेस लेजेंड बज एल्ड्रिन ने ट्रंप पर भरोसा जताया है। बहरहाल चुनावी जंग हर मोर्चे पर लड़ी जा रही है। व्हाइट हाउस में पहुंचने की दौड़ लगा रहे उम्मीदवारों का अब पूरा फोकस उन 7 बैटल ग्राउंड या स्विंग स्टेट पर हो गया है, जहां के मतदाताओं का फैसला दोनों उम्मीदवारों की जीत और हार तय करेगा। ये 7 राज्य हैं: एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन। इन राज्यों को जीतने के लिए दोनों उम्मीदवार रात दिन एक किए हुए हैं। ये 7 राज्य चुनौती भरे इसलिए हैं क्योंकि इन राज्यों के मतदाताओं के बारे में कुछ साफ साफ नहीं कहा जा सकता कि इनका मत किसे जाएगा। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जिस भी पाले में खड़े हो जाएं, उसका पलड़ा भारी कर देते हैं। पेंसिल्वेनिया राज्य के मतदाता तो सीधे सीधे कुछ भी नहीं कहते। उनका एक ही जवाब होता है, आई डोंट नो। I actually don't know, to be honest with you. I think she seems like she is more for the middle class than Donald Trump is. I am not a Democrat. I'm not a registered Democrat. I'm not a registered Republican either. I've always been independent. But normally speaking, I do vote Democrat even if I don't know all the issues. I've really tried not, to be honest with you, to listen to too many of the debates and so forth because I don't know that I believe anything that anybody's saying anyway. बेशक कैमरे के आगे अपनी राय रखने में इन्हें हिचक हो रही हो, लेकिन अमेरिकी मतदाता अपने अधिकारों को लेकर बेहद संजीदा होते हैं और वो राष्ट्रपति चुनने के अधिकार को बखूबी समझते हैं। Because I used to be a huge supporter of Hillary Clinton, and I think she could have been a little bit more aggressive. In terms of Donald Trump, yeah, I wasn't happy when he was president. I just nor that Modi has said anything, openly that vote for Donald Trump, So I think the relationship was good, whether it's a Democrat or Republican. पूरे अमेरिका में मतदाताओं का क्या मूड है, इसे जानने के लिए 2 ताजा सर्वे सामने आए हैं। इन दोनों ही सर्वे में ट्रंप और हैरिस के बीच क्लोज फाइट यानी कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। यानी जीत का पलड़ा किस ओर झुकेगा, ये अंतिम समय में ही तय हो पाएगा। इस ताजा सर्वे ने उम्मीदवारों से लेकर मतदाताओं दोनों की धड़कनें तेज कर दी हैं। तेज चुनाव प्रचार के साथ साथ अर्ली वार्निंग भी चल रही है। अब तक करीब 6 करोड़ से ज्यादा लोग मेल या मतदान केंद्रों पर जाकर अपना वोट दे चुके हैं। प्रचार के साथ साथ वोटिंग का चलना अमेरिकी लोकतंत्र की खूबसूरती है। यहाँ आचार संहिता का कोई जोर नहीं होता। अमेरिकी मतदाता भी साफ तौर पर 2 धड़ों में बटे होते हैं। वो अपनी राय खुल कर देते हैं। Regardless of who is elected president, the relationship with India is growing stronger. It's covering more subjects. It's growing deeper. I think it's going to go to higher heights over time. And I think Kamala Harris, as the first Desi president of the United States, would
I think, help to strengthen those bonds because she's visited India so many times as a child and a young adult, given that her mom came from India and, of course, instilled those values that are near and dear to Desis in her daughters, namely Kamala and her sister. So I'm really excited about that too. अमेरिका में चुनाव के बाद 5 नवंबर को ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, लेकिन ये पता लगने में कई दिन लग सकते हैं कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। आमतौर पर मीडिया हाउस अपने पास मौजूद आंकड़ों के आधार पर चुनाव की रात या अगले दिन राष्ट्रपति चुनाव के विजेता की घोषणा करते हैं। अगर कोई उम्मीदवार 270 या उससे अधिक इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल करता है तो उसे चुनाव का विजेता घोषित किया जाता है। इसी वजह से कई बार विवाद सामने आते हैं। साल 2020 के पिछले राष्ट्रपति चुनाव में 3 नवंबर को मतदान हुआ था। इसके 4 दिन बाद पेंसिल्वेनिया के परिणाम की पुष्टि होने के बाद जो बाइडेन को विजेता घोषित किया गया था। राज्य से बाइडेन को 20 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिले थे, जिससे उनके कुल वोटों की संख्या जीत के जरूरी 270 को पार कर गई थी। साल 2016 में हिलेरी क्लिंटन ने चुनाव के अगले दिन सुबह ट्रंप से हार स्वीकार कर ली थी। बहरहाल 6 जनवरी 2025 वो आखिरी तारीख होगी जब हर हाल में कांग्रेस को चुनावी वोटों की गिनती के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के विजेता की आधिकारिक घोषणा करनी होगी। लेकिन उम्मीद कीजिए कि 5 नवंबर तक ही राष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अमेरिका में चुनाव के बाद 5 नवंबर को ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, लेकिन ये पता लगने में कई दिन लग सकते हैं कि अगला राष्ट्रपति होगा कौन। आमतौर पर मीडिया हाउस अपने पास मौजूदा आंकड़ों के आधार पर चुनाव की रात या अगले दिन राष्ट्रपति चुनाव के विजेता की घोषणा करते हैं। अगर कोई उम्मीदवार 270 या फिर उससे ज़्यादा इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल करता है तो उसे चुनाव का विजेता घोषित किया जाएगा। तो आइए अब जान लेते हैं, जिस स्विंग स्टेट्स की बात की जाती है, ये स्टेट्स अमेरिका चुनाव में इतनी अहमियत आखिर क्यों रखते हैं। दरअसल अगर स्विंग स्टेट के वोट की बात की जाए तो इन राज्यों के कुल वोट होते हैं 93 और बहुमत के आंकड़े 270 के करीब यानी 34% वोट इन्हीं स्विंग स्टेट से निकल कर आता है। तो आइए इन राज्यों के वोट के आंकड़े पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। अब देखिए, स्विंग राज्य की अगर हम बात करते हैं तो ज़रा समझिए कि स्विंग राज्य में अगर बात सबसे पहले हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप समझिए 2024 में आखिरी जो स्विंग राज्य है, अब सबसे पहले एरिजोना की बात करते हैं तो वहाँ पर है 11 वोट। इसके बाद आते हैं नेवाडा की, तो वहाँ पर है 6 वोट। विस्कॉन्सिन की बात करते हैं 10 वोट है। मिशिगन में 15 है। पेंसिल्वेनिया की बात करते हैं 19 है। नॉर्थ कैरोलिना की बात करते हैं 16 वोट हैं। जॉर्जिया की अगर बात करते हैं 16 वोट हैं। तो स्विंग राज्य के कुल कितने वोट हो गए? 93, और ये 30% से ज़्यादा वोट हैं। इसीलिए जो स्विंग स्टेट्स होते हैं इनके वोट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इन पर सबकी निगाहें भी टिकी होती है। अब किस स्टेट के कितने वोट हैं वो भी आप देख रहे हैं, मतलब स्विंग जो स्टेट्स हैं उन स्विंग स्टेट्स में कितने किसके वोट हैं वो भी आप जान रहे हैं। सबसे पहले हमने शुरू की थी एरिजोना से बात, तो एरिजोना में 11 वोट हैं। हमने फिर बात की नेवाडा की, नेवाडा में 6 वोट हैं। इस तरीके से जॉर्जिया की बात करते हैं तो जॉर्जिया देखिए यहाँ पर है, ये जो लाल रंग का आप यहाँ पर एक पार्ट देख रहे हैं ये जॉर्जिया है। फिर उधर चले जाते हैं विस्कॉन्सिन, विस्कॉन्सिन के पास है 10 वोट। फिर आता है मिशिगन, मिशिगन के पास है 15 वोट और पेंसिल्वेनिया के पास है 19 वोट। तो इन सब में सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी के पास हैं तो वो है पेंसिल्वेनिया, जिसके पास है 19 वोट। और इन्हीं स्विंग स्टेट्स का सबसे ज़्यादा जिक्र होता है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनके कुल 93 का आंकड़ा है। और बहुमत के आंकड़े की अगर बात करते हैं जो है अब यहाँ पर 270, 50 राज्यों के कुल इस तरह से 538 वोट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुल राज्यों के वोट क्या है? 538, 11 वोट इसमें किस किस स्टेट के हैं वो आप समझ लीजिए। अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनमें 93 इन स्विंग स्टेट्स के आ जाते हैं। इसीलिए आप समझ गए होंगे इन आंकड़ों के ज़रिए कि यहाँ पर जो स्विंग स्टेट है उनकी अहमियत इतनी बढ़ क्यों जाती है। तो यही वजह है स्विंग स्टेट को इतना ज़्यादा वैल्यू किया जाता है और इन्हीं स्टेट को बैटल ग्राउंड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। जो स्विंग स्टेट्स होते हैं उसमें एक पार्टी को लेकर झुकाव नहीं होता। स्विंग राज्यों में किसी की भी जीत संभव है, जीतने वाले को बाकी इलेक्टर्स जो होते हैं उनके वोट भी मिल जाते हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार सबसे ज़्यादा कहीं पर अगर कैंपेन करते हैं तो वो यही इलाका होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वो कैंपेन करते हैं। दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश अमेरिका अपना 47वां राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान कर रहा है। मुकाबला है डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच। इस चुनाव की चर्चा पूरी दुनिया में है। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, ट्रंप या हैरिस, ये हर कोई जानना चाहता है। हालांकि अब तक के सर्वे, रेटिंग और रुझान बताते हैं कि दोनों उम्मीदवारों के बीच में जो फाइट है बहुत ही नेक टू नेक फाइट है, बहुत ही टफ फाइट है, या यूं कहिए आसान शब्दों में कि मुकाबला बहुत ही कांटे का है। टक्कर बहुत करीबी है।
राज्यों में एक दूसरे से लीड का जो अंतर था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, मतलब सिकुड़ गया है। यानी चुनाव प्रचार के इस अंतिम दौर में मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाने वाले उम्मीदवार के हाथ जीत की बाजी लगी। इसे देखते हुए कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वोटर्स के दिल दिमाग में अपनी छाप छोड़ने के लिए वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तीखे जुबानी हमले कर रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दोनों ही दावेदारों यानी कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी जो हैं उनको लुभाने के लिए अमेरिकी चुनाव कैंपेन के दौरान कई प्रयास किए। इसकी वजह है एशियाई अमेरिकी वोटर्स का ये सबसे बड़ा फर्क, जो राजनीतिक तौर पर अमेरिकी चुनाव में सबसे ज़्यादा सक्रिय है। और एक कड़ी टक्कर वाले चुनाव में इस आबादी का बड़ा लाभ किसी भी उम्मीदवार को मिल सकता है। यानी जो भी हिंदुत्व की बात करेगा, भारतीयों की बात करेगा, उसका सिक्का अमेरिकी चुनाव में बढ़ चढ़कर बोलेगा। यूएस में भारतीय अमेरिकी समुदाय की सियासी अहमियत बढ़ी है। अमेरिका में करीबन 52 लाख हिंदू आबादी है। भारतीय अमेरिकियों की तादाद 1.5 से 2.25% के बीच है। मैक्सिकन अमेरिकन के पास यूएस का सबसे बड़ा जो प्रवासी समुदाय है, और चुनाव में हिंदू आबादी अहम रोल निभा सकता है। साल 2020 की बात करते हैं, जब कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी, तब वो ऐसा करने वाली पहली भारतवंशी महिला थी। इसके साथ ही वो पहली महिला और काली उम्मीदवार भी थी जो इस पद पर पहुंची थी। लेकिन साल 2024 के चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी ने सभी को चौंका दिया। इसलिए भारतीय अमेरिकी समुदाय में राजनीतिक तौर पर पिछले 1 दशक में सबसे ज्यादा सक्रियता दिख रही है।